जय श्री राधे प्यारे मित्रों। मैं प्रवीण कुमार मिश्र अपने उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। हम लोग जिस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं वह है मार्क्सवाद और रामराज्य ग्रंथ के ऊपर चर्चा, जो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके थोड़े से इस ग्रंथ के बारे में परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। हमने इतिहास देखा था कि इस ग्रंथ की रचना किस समय हुई थी, किस काल में हुई थी, किन किन कारणों से इस ग्रंथ को बनने में कठिनाइयां महसूस हुई और अंत में किस प्रकार से ये ग्रंथ बन करके तैयार। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो हम आमुख पढ़ते हैं। तो नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमो अस्तु रुद्रेंद्र या मानिलेभ्यो, नमो अस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य। इस प्रार्थना के साथ शुरुआत की गई है। आजकल संसार में दर्शन तथा राजनीति की बड़ी चर्चा है, उसमें भी पाश्चात्यों के दर्शन तथा नीति की तो बहुत ज्यादा। भारतीय जनता का भी इन दिनों जड़ विज्ञान के प्रभाव से उधर कम आकर्षण नहीं है। अपनी बात तो हम भूल ही गए। बहुतों को तो यह अनुमान है कि भारत में पहले कोई राजनीति शास्त्र था ही नहीं। ऐसी दशा में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी जिसमें एक ही साथ पाश्चात्य दर्शन, राजनीति के साथ भारतीय दर्शनों का तथा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हो और मूल्य भी कम हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय क्या किसी भी समय में राजनीति, दर्शन, इन सब चीज़ों की चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन वर्तमान समय में ये और भी बढ़ गई है। और इस समय पाश्चात्य दर्शन को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान काल में, जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय में भी और वर्तमान समय में भी, क्योंकि पाश्चात्य अर्थात जो पश्चिम के देश हैं, अगर देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार से उनका प्रभुत्व पूरे संसार पे है। तो उनकी जो विचार शैली है, उनकी जो सोचने समझने की प्रणाली है, उस पर चर्चा तो होगी ही होगी। उसी को पाश्चात्य दर्शन के रूप में हम लेते हैं। भारतीय जनता का भी इन दिनों जड़ विज्ञान के प्रभाव से उधर कम आकर्षण नहीं है। जो भारतीय जनता है, धर्म प्राण जनता, जो धर्म से निर्देशित होने वाली जनता है, इसका इतिहास है कि वो धर्म से निर्देशित होती है। धर्म और आध्यात्म भारतीय जनता के रग रग में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी विज्ञान, जो आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके प्रभाव से भारतीय लोगों का भी आकर्षण जो है उसकी तरफ बढ़ गया है। अपनी बात तो हम भूल ही गए। मतलब हमारे यहाँ जो दर्शन है, हमारे जो राजनीति है, राजनीति में क्या क्या है, मूल्य क्या है, भारतीय मूल्य क्या है, हिंदू धर्म और उसके मूल्य क्या है, ये सारी बातें हम भूलते चले जा रहे हैं। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि भारत में पहले कोई राजनीति शास्त्र था ही नहीं। मतलब भारत में जैसे लोगों का मानना है कि भारत छोटे छोटे राजाओं के द्वारा शासित होने वाला छोटे छोटे प्रदेशों का देश था। तो भारत का एक समग्र रूप में राजनीति शास्त्र कभी था ही नहीं, ऐसी लोगों की मान्यता है। ऐसी दशा में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी। तो जो ये मार्क्सवाद और रामराज्य पुस्तक स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिखा है, इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि भारतीय दर्शनों और पाश्चात्य दर्शन, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। अगर इस पुस्तक का सांगोपांग अध्ययन आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको भारत और पाश्चात्य दर्शन की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो तो पता चल ही जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि वर्तमान में विश्व को किस दिशा में ले जाना है, भारत की समस्याएं क्या हैं
और उनका समाधान क्या है, ये सारी बातों के ऊपर आपका एक जो है विचार बन जाएगा। पाश्चात्य दर्शन एवं नीति आदि ग्रंथ स्वतंत्र हैं, साथ ही उनका मूल्य भी अत्यधिक है, जिससे कोई साधारण व्यक्ति उन सबों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं, कोई एक क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में किसी एक के द्वारा या किसी एक संस्था के द्वारा, परंपरा के द्वारा विकसित नहीं हुए हैं। स्वतंत्र रूप में अनेक प्रकार के दार्शनिक वहां पे रहे हैं, तो उनके द्वारा जो ग्रंथ हैं वो भी स्वतंत्र हैं और उनका मूल्य भी अत्यधिक है, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति उन सबों को प्राप्त नहीं कर पाता है, महंगा भी है। हमारे सौभाग्य से परमाराध्य अनंत श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज ने बड़े अध्यवसाय से कृपा पूर्वक यह पुस्तक लिख दी, जो आज पाठकों के सामने है। तो इस पुस्तक का महत्व समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको कहीं से भी पाश्चात्य दर्शन के बारे में अगर जानना है तो इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो पाश्चात्य दर्शन ही नहीं, आपको भारत के साथ, भारतीय दर्शन के साथ उसकी तुलनात्मक स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। इसमें पाश्चात्य दार्शनिकों के एवं राजनीतिज्ञों की जीवनी, उनका समय, मत निरूपण, फिर उनकी आलोचना तथा साथ ही साथ अपने ऋषियों के मत का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। जो ग्रंथ है उसमें जो पाश्चात्य दार्शनिक है उनकी राजनीतिक जीवनी, उनका जीवन कैसा रहा है, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या रही है, उनका मत क्या है, उनके विचार क्या हैं, उसका, और साथ ही साथ हमारे जो ऋषि रहे हैं, भारतीय ऋषि मुनि जो रहे हैं, उनकी जो दर्शन की प्रणाली है, राजनीति के प्रति उनके जो विचार हैं, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने को मिल जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक दर्शन हर प्रकार से पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। विकासवाद के अध्याय में तो अद्भुत युक्ति तथा अगणित वैज्ञानिकों के मत द्वारा ही विकासवाद का खंडन एवं ईश्वर आदि का मंडन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकासवाद, जैसा कि आप जानते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में, पश्चिमी सभ्यता के देशों में, वहाँ पे विकासवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अभी भी लोग बातचीत करते हुए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोल ही देते हैं। तो विकासवाद वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और इसका बड़ा ही गहरा प्रभाव रहा है उन लोगों के मानस पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकासवाद का जो अध्याय इस ग्रंथ में दिया गया है, उसका स्वामी करपात्री जी ने अपनी युक्ति, मतलब अपनी तर्क शक्ति, साथ ही साथ वैज्ञानिकों के जो मत हैं उन सबका उदाहरण लेते हुए विकासवाद का खंडन किया है और ईश्वर तत्व का मंडन किया है, मतलब ईश्वर तत्व की स्थापना की है। तो इसकी महत्ता को दर्शाने के लिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है। साम्यवाद जिसकी आज सर्वाधिक चर्चा है, ये साम्यवाद जिसकी आज सर्वाधिक चर्चा है, ये उस समय की बात थी और ऐसा नहीं है कि वर्तमान काल में इसकी चर्चा बंद हो गई है या इसके सिद्धांत लागू नहीं है। कुल मिलाकर के पूरे विश्व में इस समय जो राजनीतिक दर्शन लागू है, जो विचार प्रणाली लोगों के जीवन को निर्देशित करती है, राष्ट्रों को निर्देशित करती है, वो कहीं न कहीं साम्यवाद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इस साम्यवाद के जो आचार्य रहे हैं उनका नाम है मार्क्स। तो उनके नाम पे तो ये पुस्तक है ही। उसके प्रत्येक अंग पर पृथक पृथक अध्याय इसमें दिए गए हैं, जिनमें उनकी पोल खोलकर तर्क द्वारा ही उनकी धज्जी उड़ाई गई है। तो साम्यवाद की धज्जियां उड़ा के रख दी है स्वामी करपात्री जी महाराज ने, उसी के बारे में कहा जा रहा है। साथ ही अपने गूढ़तम अकाट्य न्याय तथा वेद वेदांत के सिद्धांतों को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो भारत में जो न्याय सिद्धांत है, वेद और वेदांत के सिद्धांत है, उसको भी विस्तार पूर्वक समझाया गया। अंत में संक्षिप्त प्राचीन भारतीय निर्दोष शासन प्रणाली भी दे दी गई है। तो अंत में, इस पुस्तक के अंत में आप देखेंगे कि वहाँ पे भारतीय शासन प्रणाली के कौन कौन से मुख्य अंग हैं, मुख्य मूल्य हैं और किस तरीके से भारतीय शासन प्रणाली संचालित हो सकती है, तो उसको इसमें बताया गया है।
शीघ्रता के कारण पुस्तक में आए हुए व्यक्तियों तथा पारिभाषिक शब्दों की वर्णानुक्रम सूची नहीं बन पाई है। विषय सूची में केवल थोड़े से नाम हैं। पाश्चात्यों का मत उद्धरण चिन्ह या में रखा गया है, इसके तुरंत बाद ही भारतीय मत रखा गया है। पाश्चात्य ग्रंथों का उल्लेख पृष्ठों में न हो सका, उसकी सूची अंत में दे दी गई है। मतलब जिन पाश्चात्य ग्रंथों से स्वामी करपात्री जी महाराज ने उनके विचारों को, उनके दर्शन को लिया है, उसकी सूची इस पृष्ठ के अंत में, इस पुस्तक के अंत में दी गई है। अपने ग्रंथों का उल्लेख यथास्थान पुस्तक के पृष्ठों में ही है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनके जो मूल्य हैं, उनसे जो भी उदाहरण लिए हैं स्वामी करपात्री जी महाराज ने, उसको जहाँ पर लिया है उसमें वहाँ पे दे दिया गया है कि ये जो है, ये श्लोक या ये उक्ति जो है इस ग्रंथ से ली गई है। इसी तरह इस एक ही पुस्तक में इतनी अधिक सामग्री आ गई है कि उसे दर्शन तथा राजनीति का विश्वकोश कहना भी अनुपयुक्त न होगा। आप सोच लीजिए कि आप क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। दर्शन तथा राजनीति का विश्वकोश। आपको बताऊं एक बात, ये जो ग्रंथ है स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा लिखित मार्क्सवाद और रामराज्य, सच्चाई ये है कि अगर भारत दिशाहीन न होता, भारत का शासन तंत्र, यहाँ का व्यापार तंत्र अगर दिशाहीन न होता, तो सबसे अधिक चर्चा अगर किसी ग्रंथ पे होती तो यही ग्रंथ होता, मार्क्सवाद और रामराज्य। क्योंकि एक दृष्टि से देखें तो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया कि दर्शन तथा राजनीति का विश्वकोश है। विश्वकोश है, आप समझ सकते हैं कितना महान ग्रंथ है ये। कहना भी न उपयुक्त, इसको विश्वकोश कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा। डिमाई साइज के 1100 से भी अधिक पृष्ठों में सार बातों का संग्रह है। यह सब देखते हुए इसका मूल्य कम ही है। अब गीता प्रेस की पुस्तकें कितनी कम मूल्य की आती हैं, इससे सभी सनातनी परिचित हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं धर्म के साक्षात विग्रह श्री स्वामी जी महाराज की कृपा तथा गीता प्रेस की तत्परता देखकर ऐसा लगता है कि इस कार्य के भीतर परम मंगलमय परमात्मा की ही शुभ प्रेरणा है। तो आप देखेंगे, जैसा कि मेरा YouTube चैनल का नाम ही है उत्तर पक्ष, तो मैंने इस ग्रंथ को सबसे पहले इसीलिए लिया है क्योंकि यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि यह समस्त पाश्चात्य राजनीति या पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से प्रभावित भारत में जो धर्मनिरपेक्षता और तमाम प्रकार के राजनीतिक दर्शन संचालित होते हैं, राजनीतिक विचारधारा संचालित होती है, उसकी धज्जियां उड़ा देगा यह ग्रंथ। यह ग्रंथ उन सब विचारों के ऊपर जो भारतीय राम राज्य की अवधारणा है, उसको यह सिद्ध कर देगा कि यह सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस अवधारणा को भारत देश में लागू किया गया होता या अभी भी समय है कर दिया जाए, तो भारत का रूप पूरे विश्व के लिए आदर्श होगा। इसीलिए इस ग्रंथ की बड़ी ही महिमा है। तो इस कार्य में जो लेखक हैं उनका कहना है कि जो परम मंगलमय ईश्वर की ही प्रेरणा, परमात्मा की ही शुभ प्रेरणा है। इसके अनुशीलन में जो मेरा समय लगा वह भी भगवत कृपा का ही परिणाम है। मेरा विश्वास है कि जो सज्जन इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे वे तामस अविवेक के क्लेश से मुक्त होकर, अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, तामस अविवेक के क्लेश से मुक्त होकर सात्विक ज्ञान तथा हृदय प्रसाद को निश्चय ही प्राप्त करेंगे। दर्शन एवं राजनीति का निर्मल ज्ञान तो उन्हें प्राप्त होगा ही। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है तामस अविवेक के क्लेश से मुक्त होकर। अगर इस ग्रंथ का सांगोपांग आप अध्ययन कर लेते हैं तो आप अपने आप में आत्मबम होंगे। आत्मबम, आपकी जो विचार प्रणाली है वो इतनी उत्कृष्ट और इतनी परिष्कृत हो जाएगी कि आपके सामने दो पल भी किसी पूरे विश्व के किसी भी मतांतर विचार के टिकने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि तामस अविवेक, तो जो पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी हैं, उनकी एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा स्वभाव है, हमारे पास कितनी शरीर हैं? हमारे पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो
तो जो कारण शरीर है वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव निर्मित होता है 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें ये जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, तो उनका कहना था कि तमस के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति रहता है, तमोगुण के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति रहता है, तो उसमें उस समय अयथावत प्रजानाति, वो कहते हैं अयथावत प्रजानाति, मतलब उसको सत्य से सर्वथा विपरीत बोध होता है। किस बात का बोध होता है? सत्य से सर्वथा विपरीत। तो तमोगुण अगर छाया रहेगा तो सत्य क्या है उसके ठीक विपरीत आपको बोध होगा। अर्थात जो सच्चाई है, जिस प्रकार से राजनीति का संचालन होना चाहिए, जिस प्रकार से देश का संचालन होना चाहिए, उस सच्चाई से ठीक विरोधी बातें आपको सच समझ में आएंगी, और जो वास्तविक सत्य है वो आपको गलत समझ में आएगा। तो यही तामस अविवेक है। तो इसके क्लेश से मुक्त होकर सात्विक ज्ञान तथा हित प्रसाद को निश्चय ही प्राप्त करेंगे। जो सत्व गुण होता है, जब इसका उद्रेक होता है, अर्थात मनुष्य सात्विक जीवन शैली व्यतीत करता है और सत्व गुण उसके शरीर में विद्यमान होता है, सत्व गुण के प्रभाव में होता है, तब उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है वही सत्य के नजदीक होता है और सत्य के एकदम समीप होता है। तो अब इसमें एक बात आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय जो राजनीति संचालित है वो जिस दर्शन से संचालित है वो तामस अविवेक से ही प्रभावित है। आप जो पाश्चात्य लोग हैं उनकी जीवन शैली देखकर समझ सकते हैं कि उनके जीवन में सत्वगुण होगा या फिर तमोगुण होगा। हाँ, मिश्रित होता है, तम और रज का मिश्रण होता है उनके जीवन में, रजस गुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, सत्व होता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा। सत्वगुण की बात ही नहीं की है उन्होंने। मतलब कलयुग के प्रभाव से तमोगुण अत्यधिक होता, तमोगुण की स्थिति अधिक होती है और रजोगुण थोड़ा होता है, और सत्वगुण तो एकदम से होता ही नहीं है। तो उनकी पूरी जीवन शैली, उनका रहन सहन, खान पान, जीने की व्यवस्था, वो सब तमोगुण से प्रभावित होती है। तो उनके द्वारा जिस प्रकार का भी दर्शन और जिस प्रकार की भी राजनीतिक विचारधारा को अग्रेसित किया जाएगा, आम जनमानस में फैलाया जाएगा, वो अविवेक से ही ग्रसित होगी। और जो भारत के मनीषी हैं, भारत के संत महात्मा महापुरुष अभी भी वर्तमान समय में भी जो हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की राजनीतिक दर्शन की व्यवस्था बताई जाएगी, जिस प्रकार के जीवन शैली को लोगों को समझाया जाएगा, वो सत्य गुण प्रधान होगा, अर्थात सत्य के नजदीक होगा। वहीं व्यक्ति तथा समाज को उत्कृष्ट बनाएगा, वहीं व्यक्ति तथा समाज को महत्तम सुख प्रदान करेगा, और वही व्यक्ति को उसके परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य अर्थात ईश्वर तत्व का बोध, आत्मबोध, परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचाने में सक्षम हो। तो जानकीनाथ शर्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस ग्रंथ का आप सांगोपांग अध्ययन करते हैं तो आप तामस अविवेक के क्लेश से मुक्त हो जाएंगे और सात्विक ज्ञान से आपका हृदय भर जाएगा, और राजनीतिक दर्शन का जो निर्मल ज्ञान है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण और कितना आवश्यक है इसका अध्ययन करना और इस पे चर्चा परिचर्चा करना। मैंने अभी कहा कि अगर भारत सही दिशा में होता, भारत में सनातन शासन तंत्र की स्थापना रहती, भारत जब आजाद हुआ तब से ही तो सबसे अधिक चर्चा का विषय अगर कोई ग्रंथ बनता तो यही ग्रंथ बनता, मार्क्सवाद और रामराज्य। लेकिन स्थिति क्या है, आप YouTube पे जाकर के देखिए, YouTube पर शायद 2-4 लोग इसके वीडियो बनाएंगे या इसके बारे में बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि इस ग्रंथ की पूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी, एक एक शब्द को उधेड़ कर इसके भाव को आम जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प मेरा है।
इसीलिए मैंने इस कार्य को आरंभ किया है। और भगवत कृपा, संतों की कृपा और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अवश्य ही मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। तो आगे चलते हैं। नवीन संस्करण का प्राकथन, इसको राधे श्याम खेमका जी ने लिखा है। मार्क्सवाद और रामराज्य पुस्तक प्रथम बार संवत 2014 1957 ईस्वी में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी, जो नवीन संस्करण है, नहीं प्रथम संस्करण। पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज अत्यंत आस्तिक, मेधावी, दिव्य प्रतिभा संपन्न दार्शनिक, विद्वान और महान चिंतनशील मनीषी थे। ये स्वामी करपात्री जी महाराज के गुणों की व्याख्या की जा रही है। उन्हें प्राच्य पाश्चात्य राजनीति का सम्यक ज्ञान था। प्राच्य मतलब भारतीय राजनीति और राजनीतिक दर्शन, और पाश्चात्य राजनीति और राजनीतिक दर्शन का सम्यक ज्ञान था। एक भी पक्ष उनसे छूटा हुआ नहीं था। प्रस्तुत ग्रंथ में उन्होंने वर्तमान नास्तिकता पूर्ण राजनीतिक दर्शन की समालोचना के साथ साथ भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित राम राज्य के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने जो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है उसकी आलोचना करते हुए जो भारतीय राजनीतिक दर्शन है, भारतीय राजनीतिक दर्शन को जैसे इसमें नाम दिया गया है राम राज्य, भगवत राज्य, ईश्वर राज्य। राम राज्य होता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल होती हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ही करेंगे। तो जो पाश्चात्य दर्शन है, नास्तिकता पूर्ण राजनीतिक दर्शन जो है, उसकी समालोचना करके स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारतीय राजनीतिक दर्शन और राम राज्य के आदर्श स्वरूप को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब तक इस महनीय ग्रंथ के कई संस्करण निकल चुके हैं। पुनः इस नवीन संस्करण को प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज ने इस पुस्तक में आज के प्रायः 60 वर्ष पूर्व जो स्थापनाएं प्रस्तुत की थी, जो बातें लिखी, वे आज भी सर्वतोभावेन सत्य सिद्ध हो रही हैं। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अभी भी राजनीति, जो पूरे विश्व में राजनीति प्रेरित है, वो वही नास्तिकता पूर्ण जड़वादी दर्शन के द्वारा, जड़वादी विचारधारा के द्वारा प्रेरित राजनीति है। तो इनका जो ये ग्रंथ है, ये आपको बता देगा, ये आपको समझाने में सक्षम होगा कि जो पाश्चात्य जड़वादी नास्तिकता पूर्ण राजनीतिक दर्शन है वो कितना निकृष्ट कोटि का है, और भारतीय राजनीतिक दर्शन अर्थात राम राज्य की अवधारणा कितनी महान है, और उसका कुछ अंशों में भी अगर अनुकरण किया जाए तो भारत और पूरा विश्व कितना समृद्ध और सुखी संपन्न हो सकता है। मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाकर स्थापित किए गए तमाम राज्यों साम्राज्यों का अस्तित्व छिन्न भिन्न स्थिति में है। तो मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाकर जो स्थापित किए गए थे राज्य और साम्राज्य, उनका अस्तित्व छिन्न भिन्न स्थिति में है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप इस समय वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणा थी, जिसपे रूस बनाया गया था, तो रूस को अमेरिका ने कई तरीके से तोड़ डाला, उसको बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी अभी भी रूस एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिकी जो वैचारिक स्थिति है, अमेरिका का जो सिद्धांत है, उसके द्वारा वो जो है पूरे विश्व पे छाया हुआ है। तो वो भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन से हटकर या अलग है। एक तरीके से अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से, तो वो भी मार्क्सवादी दर्शन का जो पुत्र है, मानस पुत्र, वैचारिक पुत्र, वो अमेरिकी दर्शन भी मार्क्सवादी दर्शन का मानस पुत्र है, वैचारिक पुत्र है। उससे इवॉल्व होकर के, विकसित होकर के आया है। तो
अब इसमें ये है, आप समझेंगे कि राज्यों साम्राज्यों का अस्तित्व छिन्न भिन्न स्थिति में है। आप वर्तमान स्थिति में देख ही रहे हैं, रूस, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका और इधर जो आपके सेंट्रल जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनकी स्थिति। तो राज्यों में लगातार संघर्ष हो रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के द्वारा ये उद्घोषित किया गया है, पीछे 2 साल पहले ये उद्घोषित किया गया था कि पूरे विश्व में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू द्वीप के रूप में उद्घोषित होगा। तो अब वो विकट स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, इसका तो आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा है कि विश्व जिस दिशा में जा रहा है वो विकास की दिशा में तो नहीं जा रहा है। वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो लगातार विनाश की दिशा में ही जा रहा है। चाहे आप पर्यावरण की बात ले लें, चाहे धर्म की बात ले लें, चाहे नैतिक मूल्यों की बात ले लें, चाहे लोगों की सुख समृद्धि की बात ले लें, जो कुछ भी आप जिस किसी भी आधार पर अगर इस पूरे विश्व की स्थिति को देखना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि विश्व इस समय जो है विकास की स्थिति में नहीं जा रहा है, वो विनाश की दिशा में ही जा रहा है। तो चूंकि नास्तिकतापूर्ण जो जड़वादी दर्शन है, जो मार्क्सवादी दर्शन है या मार्क्सवाद की जो मानस या वैचारिक संतानें हैं, उनके दर्शन के आधार पर उनकी विचार शैली पे बनाए गए जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं या विश्व को संचालित करने की का जो विचार है वो धीरे धीरे धराशायी हो ही जाएगा। जिन दिनों यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय पूरे विश्व में मार्क्सवादी दर्शन के सिद्धांतों की धूम मची हुई थी। चतुर्दिक उनका डंका बज रहा था। भारत में बड़े जोर शोर से इस विदेशी मूल के पौधे को लगाने की तैयारी चल रही थी। ये जो पुस्तक बनाई गई, ग्रंथ बनाया गया, तो स्वामी करपात्री जी महाराज, उस समय नेहरू का शासनकाल था। और नेहरू, एक छोटा सा इतिहास पूज्य गुरुदेव बताते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, कि नेहरू के शासनकाल में इस ग्रंथ को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि नेहरू बहुत ही जोर शोर से इस बात में लगे हुए थे कि भारत में मार्क्सवाद और मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर राजनीति को ले आया जाए और भारत की जो धर्म आधारित, पक्षपात विहीन, शोषण निरुन्मुक्त शासन प्रणाली है, जो धर्म सापेक्ष शासन प्रणाली है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। राम राज्य की जो अवधारणा है, जितने भी यहाँ के सिद्धांत हैं, उसको समाप्त करके मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर जो राजनीति संचालित होती है उसको यहाँ पर ले आने के लिए नेहरू बहुत जोर लगा रहे थे। तो उसी समय स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो नेहरू उस समय इस ग्रंथ, उनकी विचारधारा थी कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है इसका तोड़ निकाला जाए। तो उन्होंने उस समय राहुल सांकृत्यायन को ये कार्य सौंपा कि आप इस ग्रंथ की आलोचना कीजिए। उनको ये ग्रंथ दिया गया, उनको आलोचना लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उनसे ये हो नहीं सका। इस ग्रंथ की आलोचना वो लिख नहीं पाए। तो ये एक छोटा सा इतिहास था जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, सभी क्षेत्रों में एक उच्छृंखल किंतु संगठित अराजकता और उच्छेदवाद का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। भारतीय शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि अपरिचित और अल्प परिचित बुद्धिजीवियों, विशेषकर नवयुवकों पर इस विचारधारा का असर बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उस समय जो नवयुवक थे, चूंकि वो भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय विचार प्रणाली, भारत के मूल्य, इनसे या तो अल्प परिचित थे या तो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो उनके ऊपर ये जो मार्क्सवादी दर्शन था उसका बड़ा ही गहरा असर पड़ रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के नवयुवकों को इस
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला जाए और भारत में इस तरीके की शासन प्रणाली, इस तरीके की विचार शैली पे बना हुआ शासन तंत्र जो है शासन न करने पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ऐसे विषम वातावरण में श्री स्वामी जी ने इस पुस्तक द्वारा उन समस्त भ्रांतियों को अपने पुष्ट प्रमाणों और प्रखर तर्कों द्वारा छिन्न भिन्न कर भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व मानवता के हित में एक महान कार्य किया था। यही कारण था कि जिन विद्वानों विचारकों का स्वामी जी से मतभेद था, उन्होंने भी अंततः उनके निष्कर्षों की सत्यता को स्वीकार किया। तो उन्होंने प्रमाणों के साथ और अपने प्रखर तर्कों के साथ उन समस्त विचारधाराओं को छिन्न भिन्न कर दिया और इससे पूरे विश्व और मानवता के हित में एक महान कार्य संपादित हो सका। तो इस ग्रंथ को और उनकी विचारधारा से जो मतभेद भी रखते थे, उन्होंने जब इनके स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रमाणों और विचारों और तर्कों को पढ़ा जाना समझा, तो वो भी उनकी सत्यता को स्वीकार करने से अपने आप को बचा नहीं सके, रोक नहीं सके। अब तो विश्व धरातल पर मार्क्सवादी दर्शन की असफलता ने पुष्कल रूपों में यह प्रमाणित कर दिया कि शांति और विकास का मार्ग वही है जिसे श्री स्वामी जी ने प्रस्तुत पुस्तक में राम राज्य के नाम से अभिहित किया है। तो मार्क्सवादी दर्शन असफल हो गया, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं है कि जो नास्तिकतापूर्ण जड़वादी दर्शन है वो समाप्त हो गया है। अभी भी पूरा जो विश्व है वो नास्तिकता की धारा में, जड़वादी दर्शन की धारा में, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मूलभूत दर्शन होते हैं, विचारधारा होती है, या अमेरिकी दर्शन कह सकते हैं, उसके द्वारा ही संचालित होता है। उन्होंने लिखा है, शास्त्र धर्म नियंत्रित शासन ही राम राज्य है, इसमें प्रजा की रुचि तथा सम्मति का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो शास्त्र और धर्म स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी राजनीति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, धर्म सापेक्ष, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद, स्वस्थ एवं संपन्न सनातन शासन तंत्र की स्थापना ही राजनीति की परिभाषा है। तो शास्त्रों के द्वारा, धर्म के द्वारा जब शासन तंत्र नियंत्रित होगा, तभी राम राज्य की स्थापना की जा सकती है, तभी संपूर्ण समाज में एक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी, संपन्न और जीवन उसका उत्कृष्ट हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने यह विचार किया कि शासन के अधार्मिक और अनैतिक प्रवाह को बिना राजनीति में प्रवेश किए रोका नहीं जा सकता। तब महाराज ने राम राज्य परिषद की स्थापना की, जो पूर्ण रूप से राजनीतिक संस्था थी। स्वामी करपात्री जी महाराज ने राम राज्य परिषद की स्थापना की थी। उस समय ये चुनाव लड़ते थे, राम राज्य परिषद के द्वारा चुनाव लड़ाया जाता था। ये जो राम राज्य परिषद था, भगवान राम के राज्य में जो नियम और कानून थे, वे ही संस्था के नीतिगत सिद्धांत थे। महाराज के मन में यह कल्पना थी कि भारत जैसे देश में राम राज्य जैसा शासन होना चाहिए, जहां सबको समान रूप से न्याय सुलभ हो सके तथा यहाँ की जनता सर्वविध सुखी हो सके। तो पूर्ण रूप से सुख और संपन्नता समाज में फैले, समाज स्वस्थ रहे, सर्वहितप्रद शासन प्रणाली रहे, सबको न्याय, स्वास्थ्य, रक्षा, सेवा के प्रकल्प समुचित रूप से मिलते रहें। इसलिए राम राज्य या ईश्वर राज्य की अवधारणा को भारत देश में उतारा जाए, ऐसी मंशा थी स्वामी करपात्री जी महाराज की। अब हमें सर्वविध उसी पुनीत, पावन, शक्तिशील, सौंदर्य समन्वित राम राज्य के संस्थापनार्थ कृत संकल्प होना है। भगवत कृपा से इस लोक कल्याणकारी पवित्र ग्रंथ का यह नवीन संस्करण हम इसी संकल्प के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राधेश्याम खेमका जी कह रहे हैं कि यह ग्रंथ जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वह इसी लक्ष्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि भारत में एक बार फिर से वही राम राज्य स्थापित हो सके, वही धर्म राज्य, धर्म सापेक्ष, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, स्वस्थ एवं सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना हो सके।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई और इस ग्रंथ का नवीन संस्करण प्रस्तुत किया गया। और मैं भी यहाँ अपने उत्तर पक्ष YouTube चैनल में इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने के लिए इसीलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि इस राम राज्य की जो पुनीत और पावन अवधारणा है उसमें अपना छोटा सा एक बच्चे के समान जो सहयोग हो सकता है वो प्रदान कर सकूं। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिए। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राधे। शुभ रात्रि।